मेरा नाम अर्जुन है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ हुआ है। हर शब्द सच है। पिछले साल जनवरी की बात है। मुझे मुंबई में एक नई नौकरी मिली थी, आईटी कंपनी, अच्छी सैलरी। मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ। शुरुआत में होटल में रहा, फिर मैंने एक फ्लैट ढूंढना शुरू किया। मुंबई में रहना महंगा है और अकेले रहने के लिए कुछ सस्ता चाहिए था। एक हफ्ते की खोज के बाद मुझे एक ब्रोकर मिला। उसका नाम राजेश था। सर, मेरे पास एक बढ़िया फ्लैट है, उसने कहा। अंधेरी में, 2 BHK, बहुत कम किराया। कितना? मैंने पूछा। 12,000 महीना। मैं चौंक गया। अंधेरी में 2 BHK 12,000 में? ये तो बहुत कम था। इतना कम क्यों? मैंने शक से पूछा। राजेश ने झिझकते हुए कहा, वो मालिक को जल्दी है, फ्लैट खाली पड़ा है, बस इसलिए। मुझे अजीब लगा, पर पैसे की तंगी थी। मैंने कहा, चलो दिखाओ। अगले दिन राजेश मुझे वो फ्लैट दिखाने ले गया। इमारत पुरानी थी, 4थी मंजिल पर था फ्लैट। लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां थीं। हम ऊपर गए। राजेश ने चाबी से दरवाजा खोला। फ्लैट अंदर से अच्छा था, बड़े कमरे, हॉल भी ठीक ठाक, रसोई साफ सुथरी। लेकिन एक अजीब बात थी। फ्लैट में एक अजीब सी खामोशी थी, एक भारीपन, जैसे हवा भी रुकी हुई हो। पहले यहां कौन रहता था? मैंने पूछा। राजेश ने टालने की कोशिश की। कोई फैमिली रहती थी, चले गए। क्यों चले गए? ट्रांसफर हो गया होगा, राजेश ने जल्दी से कहा। आपको लेना है क्या? मैंने सोचा। फ्लैट अच्छा था, किराया कम था और मुझे जल्दी थी। ठीक है, मैंने कहा, ले लूंगा। राजेश की आंखों में राहत दिखी, जैसे उसे कोई बड़ा काम हो गया हो। 1 हफ्ते बाद मैं उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अपना सामान लेकर आया, बिस्तर, कपड़े, किताबें। पहली रात सब कुछ सामान्य लगा। मैं थक गया था, जल्दी सो गया। दूसरी रात कुछ अलग था। मैं रात को 2 बजे उठा, प्यास लगी थी। मैं रसोई में पानी पीने गया। जब वापस अपने कमरे में लौट रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा। हॉल में कोई नहीं था, बस अंधेरा। और दूसरे कमरे का दरवाजा जो मैंने बंद किया था वो थोड़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा। मैं उस कमरे में गया, दरवाजा पूरा बंद किया और वापस अपने कमरे में आ गया। तीसरी रात फिर वही हुआ। रात को 3 बजे मेरी नींद खुली, इस बार बिना किसी वजह के। मुझे न प्यास लगी थी, न बाथरूम जाना था, बस नींद टूट गई। मैं बिस्तर पर लेटा रहा और तभी मुझे सुनाई दिया कदमों की आवाज, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। हॉल में मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं अकेला था फ्लैट में, दरवाजा बंद था। फिर ये आवाज कहां से? मैंने हिम्मत की और कमरे से बाहर झांका। हॉल में कोई नहीं था, बस अंधेरा और चांदनी की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। पर वो दूसरे कमरे का दरवाजा फिर से खुला हुआ था। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने उस कमरे में जाकर दरवाजा फिर से बंद किया। इस बार मैंने कुंडी भी लगा दी अंदर से। पर जब मैं वापस मुड़ा तो मुझे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है, एक परछाई, धुंधली, स्थिर। मैंने आंखें मली, फिर देखा, कुछ नहीं था, बस अंधेरा। मैं जल्दी से बाहर निकला और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन ऑफिस में मैंने अपने सहकर्मी विक्रम को यह बात बताई। यार, शायद तुम ओवरथिंक कर रहे हो, विक्रम ने कहा। नई जगह, अकेले रह रहे हो, डर लगना नॉर्मल है। पर दरवाजा बार बार खुल जाता है, मैंने कहा। लैच ढीला होगा, कारपेंटर से ठीक करवा लो। मैंने सोचा शायद विक्रम सही कह रहा है। शाम को मैंने एक कारपेंटर बुलाया। उसने दरवाजा चेक किया। सर, लैच बिल्कुल ठीक है, उसने कहा। तो फिर खुल कैसे जाता है? कारपेंटर ने कंधे उचका दिए। पता नहीं सर। उसने एक भारी कुंडी लगा दी। अब नहीं खुलेगा। उस रात मैं थोड़ा आश्वस्त था। कुंडी लगी थी, दरवाजा नहीं खुलेगा। रात को मैं सो गया और फिर 3 बजे मेरी नींद खुली। इस बार कुछ अलग था। कमरे में ठंड थी, बहुत ठंड, जैसे एसी पूरा चला हो। पर मेरे पास एसी नहीं था। मेरी सांसें धुएं की तरह दिख रही थीं। मैंने चारों ओर देखा। कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी। फिर यह ठंड कहां से? और तभी मैंने देखा दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिख रही थी।
जैसे कोई बाहर खड़ा हो, दरवाजे के ठीक सामने। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। वो परछाई हिली नहीं, बस वहीं थी, स्थिर, जैसे कोई खड़ा होकर मेरे कमरे में देख रहा हो। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया, बस वहीं बिस्तर पर जमा रहा। कई मिनट बीत गए, वो परछाई वहीं थी। फिर अचानक दरवाजे पर आवाज हुई, खट खट खट, 3 बार, धीमी आवाज में, जैसे कोई उंगलियों से खटखटा रहा हो। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। खटखटाहट फिर हुई, खट खट खट, और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, फुसफुसाहट जैसी। अर्जुन, मेरा नाम। किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने रजाई ओढ़ ली, आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं, परछाई गायब हो गई, ठंड कम हो गई। सुबह जब उठा तो सब कुछ सामान्य था। धूप खिड़की से आ रही थी, पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, पर मैं जानता था रात को जो हुआ वो सच था। मैंने उस दिन फ्लैट छोड़ने का फैसला किया, पर ऑफिस में इतना काम था कि मैं तुरंत नहीं निकल सका। मैंने सोचा 1-2 दिन और रुक जाता हूं, फिर दूसरी जगह ढूंढूंगा। उस शाम जब मैं ऑफिस से लौटा तो बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे रोका। साहब, आप 4थी मंजिल के फ्लैट में रहते हो ना? हाँ, मैंने कहा। वॉचमैन ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, उस फ्लैट में कुछ अच्छा नहीं है। मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब? पहले जो फैमिली रहती थी उन्होंने 1 महीने में ही फ्लैट छोड़ दिया। कहते थे रात को कुछ होता है, कोई आता है। कौन आता है? मैंने घबरा कर पूछा। वॉचमैन ने आवाज धीमी की, एक लड़की। उस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, अकेली। उसका नाम था माया। और उसका क्या हुआ? वॉचमैन ने सिर हिलाया। 1 साल पहले उसकी मौत हो गई, उसी फ्लैट में। उसने खुद को मार लिया, फांसी लगा ली, उसी दूसरे कमरे में। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वही कमरा जिसका दरवाजा बार बार खुल जाता था। क्यों मारा खुद को? मैंने पूछा। पता नहीं साहब, लोग कहते हैं वो डिप्रेशन में थी या फिर किसी ने धोखा दिया था। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जाना तो था। मेरा सामान अंदर था। मैंने चाबी से दरवाजा खोला, अंदर गया। फ्लैट में सब कुछ वैसा ही था, पर अब मुझे हर चीज अलग लग रही थी। उस दूसरे कमरे की तरफ देखते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। मैंने फैसला किया, आज रात मैं जागूंगा, पूरी रात देखूंगा कि सच में क्या होता है। रात 9 बजे मैंने खाना खाया, फिर हॉल में बैठ गया। सभी लाइटें जला दी, टीवी चालू कर दिया। घड़ी देखता रहा। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कुछ नहीं हुआ। 1 बजे मुझे नींद आने लगी, आंखें बंद हो रही थीं। 2 बजे मैं सोफे पर ही सो गया, और फिर 3 बजे मेरी नींद खुली। टीवी बंद था, लाइटें भी बंद थीं, पूरे फ्लैट में अंधेरा था। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, और फिर मेरी नजर उस दूसरे कमरे पर गई। उसका दरवाजा खुला हुआ था, पूरा खुला, और अंदर से एक मध्यम रोशनी आ रही थी, नीली रोशनी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उठा और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर झांका। कमरे में कोई खड़ा था, एक लड़की, पीठ मेरी तरफ, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे एक मूर्ति। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर नहीं हिले। और फिर वो लड़की धीरे धीरे घूमने लगी। लड़की का घूमना बहुत धीमा था, जैसे किसी स्लो मोशन में कोई सीन चल रहा हो। मैं चाहता था कि भाग जाऊं, पर नहीं भाग सका, जैसे मेरे पैर जमीन में जम गए हों। वो लड़की पूरी तरह घूम गई। अब उसका चेहरा मेरी तरफ था। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन वो आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जान नहीं। तुम कौन हो? वो बोली। आवाज मीठी थी, पर उसमें एक खालीपन था। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। इस बार आवाज में हल्का गुस्सा था। मैं यहां रहता हूं, मैंने हकलाते हुए कहा। लड़की ने सिर झुकाया, जैसे सोच रही हो। यहां रहते हो? ये मेरा घर है, मैं यहां रहती हूं। तुम माया हो? मैंने पूछा। उसकी आंखों में एक चमक आई। तुम मेरा नाम जानते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया।
माया मुस्कुराई, पर वो मुस्कान डरावनी थी। तो फिर तुम यह भी जानते होगे कि मैं यहां क्यों हूं? तुम्हारी मौत हो गई थी, मैंने कहा। माया ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं मर गई, पर मैं गई नहीं। मैं अभी भी यहीं हूं, इस घर में, इस कमरे में, हमेशा के लिए। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटा। डरो मत, माया ने कहा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस अकेली हूं, बहुत अकेली। मैंने हिम्मत जुटाई। तुम क्यों यहां हो? क्यों नहीं जाती? माया की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में दर्द दिखा। जाऊं कहां? मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं फंसी हुई हूं, यहां, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। क्यों? मैंने पूछा। माया ने अपना हाथ उठाया और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया। वहां एक गहरा निशान था, लाल निशान, रस्सी का निशान। मैंने खुद को मार लिया था, माया ने कहा, पर मरने से पहले मेरे मन में इतना गुस्सा था, इतना दर्द था, और वो गुस्सा, वो दर्द अभी भी मेरे साथ है। इसलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे शांति नहीं मिली। मैं समझ नहीं पाया क्या कहूं। तुम यहां से चले जाओ, माया ने कहा। यह घर तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं यहां हूं और मैं नहीं चाहती कि किसी और को तकलीफ हो, पर तुम दरवाजा खोलती हो, तुम मेरे कमरे के बाहर आती हो, मेरा नाम लेती हो, मैंने कहा। माया ने सिर झुकाया। मैं अकेली हूं, मुझे कोई चाहिए जो मेरी बात सुने, मेरे साथ रहे, पर मैं जानती हूं यह गलत है। इसीलिए तुम चले जाओ कल सुबह, और कभी वापस मत आना। माया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसका शरीर धुंधला होने लगा और फिर वो गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, सांस लेना भूल गया। अगली सुबह मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और फ्लैट छोड़ दिया। मैंने राजेश को फोन करके बताया कि मैं नहीं रहूंगा। उसने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं बस वहां से निकलना चाहता था। मैं एक होटल में रुका और नया फ्लैट ढूंढने लगा, पर माया मेरे दिमाग से नहीं गई। उसकी वो खाली आंखें, उसका दर्द, उसका अकेलापन। मैं सोचता रहा, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं? क्या कोई तरीका है जिससे वो शांति पा सके? मैंने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, भूतों के बारे में, आत्माओं के बारे में, और मुझे मिला एक तांत्रिक का नंबर। मैंने उसे फोन किया। उसका नाम था पंडित कृष्ण शर्मा। मैंने उसे सब कुछ बताया, माया के बारे में, फ्लैट के बारे में,